Mm. Mm. Good morning, students. So today we have mm, uh, in this session the what I feel are the most important questions from the electrostatics up to the alternating current and then the ray optics. So I start with the electrostatics. Mm. Usually, I have seen that the important what is important changes yearly. Mm. So, as my perception is that at present, the most important questions are like as I'm presenting. First is from the Coulomb's law. So Coulomb's law में you see these concepts Q1, Q2, R. So the attractive or repulsive force is F equals to there is a force when there is no dielectric medium, it's in the free space. जब ये फोर्स होगा जबकि चार्जेस एयर या वैक्यूम में है और इसी केस में फोर्स एफ डैश होता when the medium between the charges is not dielectric. तो इसमें you see the important questions that can be framed are first बोला गया कि दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं और इन दोनों के ऊपर मिलकर के चार्ज है क्यू दोनों के पास टोटल चार्ज इज व्हाट क्यू तो what should be the charge on one individual body so that the attractive or the repulsive force so that the because total charge is q so that will be positive or that could be negative तो इंडिविजुअल बॉडीज पे चार्ज क्या होना चाहिए so that the force should be maximum so q dash should be equal and q dash is equal to what q by 2 q dash should be equal to what q by 2 you see next question is कि बोला गया आपसे कि दो बॉडीज के बीच में और फोर्स एफ है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स एफ है और चार्जेस है Q1 Q2 कुछ भी है चार्जेस Q1 Q2 अब मान लीजिए आपसे बोला गया कि इनके बीच का सेपरेशन R था सेपरेशन R/2 कर दिया गया बाद में और साथ में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी डाल दिया गया अब F के टर्म्स में फोर्स क्या होगा इन टर्म्स ऑफ F फोर्स विल बी व्हाट तो इट्स सिंपल आप एक्सप्रेशन लिख लोगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाद में एफ डैश इज इक्वल टू के बाई कैपिटल के दिस स्मॉल के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू Q1 इनटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर की जगह R by 2 का स्क्वायर आप दोनों को डिवाइड करोगे एफ अपॉन एफ डैश सो एफ डैश विल कम इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैपिटल के और एफ के टर्म्स में आ रहेगा यू सी नाउ वन मोर क्वेश्चन आपसे हो गया कि एक जो है फोर्स एफ है Q1 Q2 R force is F. Now, what should be the equivalent distance? What should be the equivalent distance in a dielectric medium of dielectric constant K so that you get the same force? आपको फोर्स का अमाउंट सेम मिल जाए एक डायलेक्ट्रिक मीडियम K में तो उसके लिए व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस सो दैट विल बी फिर से आपने वही लिखा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड F डैश
इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन K इंटू आर डैश स्क्वायर। इससे आपको आर डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो आर डैश की वैल्यू, कई बार वो लोग फोर्स सेम देना एंड ऑल नहीं करते, बल्कि बोलते क्या है कि जो डिस्टेंस वैक्यूम में आर है, डायरेक्ट्रिक मीडियम में द सेम डिस्टेंस, उसकी इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होगी। तो इससे जो आर डैश और आर का रिलेशन आएगा, आर डैश विल बी कॉल्ड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस। दिस इज क्लियर। आर डैश होगा दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। और इसके बाद आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दे आर, एक तो आपको ये रिलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, ई, दो पॉइंट सेपरेटेड हैं डी से, वी ए और वी बी, सो वी ए माइनस वी बी विल बी ई इंटू डी। और अगर सेपरेशन डी थीटा एंगल पे है इनके साथ, तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू ई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। देर आर टू थिंग्स कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर है, फर्स्ट थिंग। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाने से पोटेंशियल का फॉल होता है, राइट। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप ऐसे करोगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी तो आपको करना क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में यू विल डू व्हाट, माइनस ई इंटू डी एक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जाने से चेंज होगा, x1 टू x2 इज इक्वल टू vx2 माइनस vx1, राइट। मतलब माइनस साइन आएगा जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट है vx2 माइनस vx1। सो इस पे बेस्ड जैसे आपसे पूछ लिया गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप, पोटेंशियल ऑफ V00 इज इक्वल टू 5 volts, what will be the potential of V325 4, इन इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। सो you'll see, इसमें जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एक्स में है 4, एंड दैट कंपोनेंट इज व्हाट, कांस्टेंट। वो कंपोनेंट कांस्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक जब आप एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट्स जाओगे तो पोटेंशियल का फॉल होगा। फॉल क्यों, क्योंकि यू आर मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो फॉल होगा 4 इंटू 3 12। सो दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ वी 300 will become 5 minus 12, that is what, minus 7। अब आप इसके बाद जाओगे V320 पे, V320। सो जब आप y डायरेक्शन में जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है 2 एंड यू आर मूविंग बाय 2, सो पोटेंशियल में चेंज आएगा 4, बिकॉज यू आर गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स में, आप पॉजिटिव एक्स में जा रहे हो, तो 4 का 2 इंटू 2 4 का गेन होगा। सो दैट विल बिकम minus 7 plus 4, that is minus of 3। Now V325, because there is no component of electric field in the z direction, so the potential will remain same, there will be no change in the potential। जो भी MKS यूनिट में है तो ये भी क्या होगा, वोल्ट्स। दिस क्लियर। नाउ से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और जो क्वेश्चन बनता है, इट इज दिस कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशंस पे बेस्ड है, डायरेक्टली दे कैन आस्क यू क्लासिकल क्वेश्चन लाइक कि जो रिजल्ट्स वैसे आपको पहले से याद होंगे, होलो स्फीयर चार्ज क्यू रेडियस आर, बोला गया कि इससे सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर, एक्स इज लेस देन आर, पोटेंशियल क्या होगा। कॉन्सेप्ट वही है व्हाट, सबसे पहले आप सरफेस पे निकालना सीखो के क्यू बाई आर, पोटेंशियल के क्यू बाई आर। और सरफेस के बाहर एक्स डिस्टेंस दूर, फ्रॉम द सेंटर के क्यू बाई एक्स पोटेंशियल होगा। और सरफेस के अंदर जो होगा दैट विल बी व्हाट, के क्यू बाई आर। जो सरफेस का होगा वही सेंटर का होगा, वही सरफेस के किसी और पॉइंट का होगा, राइट। तो ये जो रिजल्ट्स आए हैं बेसिकली,
ये रिजल्ट्स इस बात पे बेस्ड हैं कि या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यू कैन फाइंड एज ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो आप ये मानो कि सारा चार्ज जहाँ पे भी है, अगर जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वहां से उसकी डिस्टेंस सबकी सेम है, तो दैट बी व्हाट के क्यू बाई आर उससे निकल जाएगा। अदरवाइज जैसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो ई इक्वल टू माइनस ऑफ 2x² आई कैप। तो पोटेंशियल आपका बोला गया कि व्हाट विल बी V00 इज 4 volts V32, इसका पोटेंशियल क्या होगा। सो आपने क्या किया, वही वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगाया, माइनस ई माइनस ऑफ -2x² dx, राइट। आई कैपिटल डायरेक्शन के लिए था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, आप x में वेरिएशन है, x के लिमिट्स लोगे स्टार्टिंग में 0 बाद में 3, सो दैट विल बी V30 minus V00 will be equal to this minus minus plus, so that will become what 2x² dx, so 2x cube by 3, 2 by 3 x cube, limits will be from 0 to 3, V30 minus V00 is what 4 volts, इसका V30 कैलकुलेट कर लोगे। और देखो V30 की वैल्यू V00 से ज्यादा आएगी, और ये रीजनेबल भी है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव एक्स में है, फिर अब आप पॉजिटिव एक्स में जाओगे, पोटेंशियल में क्या होगा, गेन होगा, और जो V30 होगा वही V32 होगा, बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन। देन सी गॉसेस लॉ के जितने भी रिजल्ट्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे बोला गया, मान लो एक लाइन चार्ज वायर है हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दिस इज चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर, और ये इस लीनियर चार्ज वायर को एक्सिस, लीनियर चार्ज को एक्सिस कंसीडर करते हुए ये इसके राउंड आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, ये इसके राउंड आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। तो देर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इट। इसकी काइनेटिक एनर्जी आर का क्या फंक्शन होगा, इसका टाइम पीरियड टी क्या होगा, इसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर क्या होगा, इसमें लेमडा चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नो विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, दैट विल बी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा बाई आर। यस, अच्छा। So you see this will be E equals 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा बाई आर, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इससे इसके ऊपर चार्ज जो लगेगा एक्सिस की ओर, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन द एक्सिस, तो फोर्स होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा बाई आर, दैट विल बी इनटू क्यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो आप देखो इससे क्या क्या मिल जाता है आपको, अगर आपको हाफ mv स्क्वायर निकालना, आर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और हाफ मल्टीप्लाई कर दो, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ आर आ जाएगा, वेलोसिटी वी एज ए फंक्शन ऑफ आर आ जाएगा, और वेलोसिटी वी आ जाएगा तो टाइम पीरियड टी को 2 पाई r/v, तो टाइम पीरियड टी भी क्या होगा, एज ए फंक्शन ऑफ आर आ जाएगा। दिस इज क्लियर नाउ। से नेक्स्ट इज कि अगर आपको एक कोई आर्बिटरी सरफेस है, चार्जेस आर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, और ये सरफेस चारों ओर से क्लोज्ड है, ऑल्दो इट इज नॉट ए सिमेट्रिकल सरफेस, ये आर्बिटरी सरफेस है, बट इट इज क्लोज फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स। ये चारों तरफ से मतलब 3D में क्लोज्ड है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द एंटायर क्लोज सरफेस, तो यू नो कि केवल अंदर के चार्जेस लोगे, कोई चार्ज ऑन द सरफेस भी होता है तो वो चार्ज भी इंक्लूड करना होता है। सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाई व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। पहली चीज, ये एक बिल्कुल फंडामेंटल पॉइंट है। और कभी भी अगर ऐसे केसेस वो लोग दूसरे वे में जनरेट करते हैं, लाइक व्हाट, एक ये स्फेरिकल शेल है, चार्ज Q, चार्ज इज Q, सेंटर पे रेडियस A, रेडियस B, और ये स्फेरिकल शेल मेटालिक है, जिसकी थिकनेस यू अंडरस्टैंड इज व्हाट
बी माइनस ए। अब आपसे बोला गया कि इस पर्टिकुलर पार्ट, ये सर्कल स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की गई, इस स्फीयर का फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस स्फीयर का फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन कैसे होगा, क्यू यहाँ पे आएगा माइनस क्यू अंदर वाली सरफेस पे, बाहर वाले पे प्लस क्यू। फिर जब आप बीच में यहाँ पे लोगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू, टोटल चार्ज इनसाइड इज व्हाट, जीरो, सो द फ्लक्स विल बी व्हाट, जीरो। बोलेंगे इस पूरे का फ्लक्स क्या होगा, अगेन क्यू, क्योंकि इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, ओवरऑल क्यू, सो दैट विल बी व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब आपको फ्लक्स निकालना हो एक क्लोज सरफेस का, सरफेस सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो, चारों से क्लोज्ड है, आपको टोटल चार्ज इनसाइड और ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड चार्ज विल नॉट बी कंसीडर्ड। Second important question becomes what? It becomes कि at any point on the Gaussian surface, जिस closed surface के लिए, which could be symmetrical or unsymmetrical, but it has to be चारों ओर से closed, 3D symmetrical closed surface। तो जब आपको उस 3D symmetrical closed surface के लिए गॉसेस लॉ आपको बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के किसी पॉइंट पे किन चार्जेस से अफेक्टेड होगी, मतलब किन चार्जेस का इन्फ्लुएंस होगा। सो इट विल बी ऑफ ऑल द चार्जेस, वो अंदर हो या बाहर हो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस के ड्यू टू होगी। यानी कि बाहर वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जर्ट नहीं करेगा, इट विल बी द रिजल्टेंट ड्यू टू ऑल द चार्जेस। जिनसे वन मोर थिंग, आप ये देखोगे कि अगर आपके पास एक क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई में है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई में है, और आपने इस चार्ज को एम मास का वी नॉट वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स की ओर दे दी है, तो वो लोग इस टाइप के केसेस में आपसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट, कि इसकी टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी, टी टाइम के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, टी टाइम के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, टी टाइम के बाद इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा क्या होगा। इज दैट क्लियर? ये आपसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कॉम्बिनेशन है। इन व्हाट वे, कि टी टाइम के बाद एक्स कोऑर्डिनेट विल बी वी नॉट टी, टी टाइम के बाद वाई कोऑर्डिनेट विल बी, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सो हाफ ए, ए विल बी क्यू इनटू ई बाई एम, फोर्स अपॉन मास एम विल बी द एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। सो अगर आपको इसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बेस्ड क्वेश्चन है तो टाइम टी की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के इसमें डाल दोगे और आपको वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। अदरवाइज एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, और जो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी टी टाइम के बाद होगी यू प्लस ए टी क्यू ई बाई एम इंटू टी। सो जो इसकी ओवरऑल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आएगी, v इक्वल्स टू, दैट विल बी v नॉट आई कैप प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी इंटू जे कैप। और अगर आपको स्केलर फॉर्म में ओवरऑल इसकी नेट वेलोसिटी v निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। मोमेंटम p विल बी मास m इंटू v, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा विल बी इक्वल टू h ओवर एम वी, h ओवर p, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। दिस विल बी द डिफरेंट पैरामीटर्स। v की यहाँ पे नेट वैल्यू डालनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी में, और मोमेंटम में भी आपको v की जो नेट वैल्यू है वो वैल्यू आपको डालनी होगी, राइट। सो दिस इज क्लियर, ये स्टूडेंट से समझ गए ना। नाउ सी, जो नेक्स्ट इसमें कैटेगरी में आता है कि एक एक क्वेश्चन है जिसमें कि ये पता नहीं कितने सालों से पूछा जा रहा है, बट उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो रही है कि एक कोई दो बॉब है, एम और एम मास के सर्टेन लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, और इनका इनके बीच का एंगल थीटा है जब ये एयर में है, इनके बीच का एंगल थीटा जब ये एयर में है। अब इस सिस्टम को एक किसी लिक्विड में डिप कर दिया जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट के है, और जो है कि इसके जो मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इस लिक्विड के कंपैरिजन में मटेरियल से 2 टाइम्स हेवियर है। मतलब लिक्विड की डेंसिटी रो, तो इसकी डेंसिटी है 2 रो, इसकी डेंसिटी क्या है 2 रो। बोला कि बाद में भी क्या हुआ कि
एंगल सेपरेशन वाला एंगल सेम रहा, जो पहले था वही बाद में है, तो बोला गया कि इसका डायरेक्टली कांस्टेंट के क्या होगा। आप डायरेक्टली बस इक्वेशन लिखना सीखें। अगर एंगल थीटा सेम है तो सेपरेशन सेम होगा पहले और बाद में। पहले आपका इक्वेशन हुआ कि यहाँ पे टेंशन टी और ये एंगल थीटा, तो ऊपर आ गया टी कॉस थीटा, इस ओर आ गया टी टी साइन थीटा, एंड टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ। पहले क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन इनके बीच का एफ होगा, और बाद में जब टेंशन टी डैश हो जाएगा लिक्विड के अंदर, तो टी डैश साइन थीटा, बिकॉज थीटा रिमेन सेम, विल बी व्हाट, एफ बाई के। एक तो इक्वेशन यही था, एफ बाई के। आप समझ गए ना, क्योंकि फर्क क्या पड़ा, डायरेक्ट्रिक के अंदर है तो सेपरेशन, जब थीटा सेम सेपरेशन सेम। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे हुआ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पहले एम जी, पहले टी कॉस थीटा व्हाट, एम जी। तो आप इस इक्वेशन से टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा करके टी टी कैंसिल होगा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, एफ बाई एम जी। अब बाद में क्या हुआ कि ऊपर की ओर बाइंड फोर्स भी होगा। बाइंड फोर्स का अमाउंट देखो कितना होगा, अगर ब्लॉक का वेट mg है, ब्लॉक का वेट mg है, तो बाइंड फोर्स होगा mg बाई टू। आप समझ गए यहाँ पे, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी, बॉब के मेटेरियल की डेंसिटी की कितनी है, हाफ है, लिक्विड की रो और इसकी टू रो। तो बॉब के वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम के लिक्विड का वेट क्या होगा, उसका हाफ होगा। तो नीचे mg, ऊपर mg बाई टू बाइंड फोर्स, तो नीचे नेट फोर्स कितना हो गया, mg बाई टू। और mg बाई टू किससे बैलेंस हो रहा होगा, टी डैश कॉस थीटा से। सो टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg बाई टू। आई होप कि आप समझ गए होंगे, नीचे mg और ऊपर mg बाई टू बाइंड, तो वो कुछ भी दे सकते हैं, लिक्विड की डेंसिटी से 3 टाइम्स है। अगर लिक्विड की डेंसिटी से बॉब के मेटेरियल की डेंसिटी 3 टाइम्स होगी, तो बॉब का वेट mg, तो बाइंड फोर्स का की वैल्यू क्या होती है, mg बाई थ्री होती है। ऑल राइट, सो आप क्या करोगे, टी डैश कॉस थीटा बाद में इज इक्वल व्हाट, जितना भी होता mg बाई टू, mg बाई थ्री, या जो भी आता आप उसके इक्वल, इससे डिवाइड करोगे, टेन थीटा आ गया, दोनों से टेन थीटा को इक्वेट कर दोगे, इसका टेन थीटा और इसका टेन थीटा इक्वेट कर दोगे, you'll get the value of k. I told you this because it has been repeated so many times and is being repeated year wise, year repeat हो रहा है, बस केवल डेटा में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। देन सी, इसके बाद स्टूडेंट्स फिर जो है आपको जो क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन में होगा कि जैसे आपसे बोला गया कहीं पे भी कि चार्ज प्लस क्यू, चार्ज माइनस क्यू, सेपरेशन को दे रखा है। बोला गया कि इससे किसी पॉइंट पे जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए बोल सकते हैं। सेपरेशन नोन है, चार्जेस का अमाउंट नोन है। अब आप देखो कि मैं अगर इस ओर लेता हूं तो इसका नेगेटिव पोटेंशियल और इसका पॉजिटिव पोटेंशियल। आपको यहाँ पे लॉजिक कैसा यूज करना कि अगर ये चार्ज स्मॉलर है मैग्नीट्यूड में कंपेयर टू दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो इस ओर आ सकती है, इस चार्ज की फील्ड इस ओर होगी और इसकी फील्ड इस ओर होगी। बट क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो मे बी कि इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के इक्वल आ जाए और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप वो सेपरेशन आर यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये लॉजिक से निकालना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस ओर जीरो होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस ओर जीरो होगी। बीच में ऑब्वियसली जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दोनों चार्जेस के ड्यू टू बीच में क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा। इट विल बी व्हाट, इन द सेम डायरेक्शन, तो बीच में कहीं पे भी जीरो नहीं हो सकती है। ऑल राइट, सो पहले आपने निकाला कहाँ पे जीरो होगी, फिर आप इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे निगेटिव, आर की वैल्यू पता लग गई V1, इसके ड्यू टू पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव V2 पता लग जाएगा, और आप V1 प्लस V2, V1 और V2 साइन के साथ होंगे, आप उन्हें साइन के साथ ही ऐड करोगे, आपको नेट पोटेंशियल V पता लग जाएगा। दिस इज क्लियर। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। और एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपको किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना होगा। तो दो दो टाइप के क्वेश्चन उसमें बनते हैं। एक तो बनता है कि आपके पास चार्ज Q फिक्स, चार्ज Q गैस और राइट,
एक चार्ज q डैश, अभी मैं किसी भी चार्ज को यहाँ पे फिक्स नहीं है, आई एम टेकिंग q1 q2 सेपरेशन कुछ r, और बोला गया कि यहाँ पे एक चार्ज q डैश की वैल्यू और साइन क्या होना चाहिए, सो दैट कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट जब सिस्टम को आपको इक्विलिब्रियम में करना, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं कि इसे भी इक्विलिब्रियम में उसे भी इक्विलिब्रियम में एंड ऑल, ऐसे नहीं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मान लो कि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरीके से होगा कि जितना ये चार्ज इसे नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली ये चार्ज जितने फोर्स से ये इसे अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही फोर्स से ये वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपको उससे सेपरेशन की वैल्यू, q डैश की वैल्यू, जितना इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, इसका रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर होगा, उतना ही इसके ऊपर इसका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में एक साथ रह सकता है। इसका अट्रैक्टिव फोर्स इसके अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल, तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। इसके ऊपर इससे जो रिपल्सिव फोर्स होगा, इसके ऊपर इससे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसके इक्वल। सो द होल सिस्टम, इसमें कि आपके पास कोई भी एक चार्ज भी होल्ड नहीं कर रखा है, द होल सिस्टम कैन बी इक्विलिब्रियम एंड देयर कुड बी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। सिमिलरली एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड बन जाता है कि प्लस क्यू सेपरेशन कुछ 2a, यहाँ पे एक चार्ज हो गया प्लस क्यू डैश, वॉट एवर इट बी क्यू नॉट, कुछ भी होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। बोलोगे इस चार्ज को इस ओर थोड़ा सा x डिस्प्लेस करा के छोड़ दिया गया, और ये मास m है, तो इसका इट विल बी SHM एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। जब आप इस ओर छोड़ोगे इसे x डिस्प्लेस कराने के बाद, जब आप इसे इस ओर x डिस्प्लेस कराने के बाद छोड़ोगे स्टूडेंट्स, तो होगा क्या कि इसमें इस ओर डिस्प्लेस कराने से इस ओर का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा कि क्यू नॉट, ये क्यू नॉट है, अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इस ओर का रिपल्सिव फोर्स, और इस ओर का रिपल्सिव फोर्स माइनस के क्यू नॉट अपॉन a प्लस एक्स होल स्क्वायर। नेट फोर्स को आप मास m इंटू एक्सटेंशन a के इक्वल करोगे, और इस टर्म को इस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे कि ये डायरेक्टली x के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मतलब यहाँ पे x विल बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू a, जहाँ पे भी x स्क्वायर आएगा उसे आप a स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर दोगे, तो डायरेक्टली ये टर्म पूरा आ जाएगा x के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, राइट, ये x के प्रोपोर्शनल। और फिर आप m इंटू ए इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, उससे प्रूव कर दोगे a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, सो दैट बी SHM एंड टाइम पीरियड t विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट x ओवर a टाइम पीरियड t। ऐसा ही क्वेश्चन बनता कि जब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होता, तो इनिशियली तो इक्विलिब्रियम होते ही, जितना फोर्स इस ओर से रिपल्सिव उतनी इस ओर से। अब इसे अगर y डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा दिया है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट y, तो भी ये SHM, सॉरी नेगेटिव है ये, आई एम सॉरी, अभी भी क्या है, इट्स नेगेटिव, और इसे डिस्प्लेस करा दिया गया y डायरेक्शन में, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स इस ओर, इसका अट्रैक्टिव फोर्स इस ओर, एक एक कंपोनेंट कैंसिल होंगे, और एक कंपोनेंट इस ओर आएगा। वो जो कंपोनेंट इस ओर आएगा, y विल बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू a, जो इस ओर का कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट आप जब y स्क्वायर को a स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इग्नोर करोगे, तो वो आ रहेगा मास m इंटू a के प्रोपोर्शनल, a एक्सेलरेशन a माइनस वाई के प्रोपोर्शनल, और फिर से टाइम पीरियड t होगा, यू कैन फाइंड इट्स, और आप इसका टाइम पीरियड t निकाल सकते हो। देन से उसके बाद स्टूडेंट्स जो इसमें इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बनता है, वो ये है कि आपसे देखें आस्क यू कि हाँ, वो लोग फ्लक्स में कई बार इस तरीके का पूछ सकते हैं कि जैसे क्यूब है ये, जैसे क्यूब साइड ए, इसका एक कॉर्नर ओरिजिन है, ये है y एक्सिस, दिस x एक्सिस, दिस z एक्सिस, और एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे कुछ भी इक्वल्स टू समथिंग लाइक कि they give you some वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, दे दिया गया कि x स्क्वायर I कैप, it could be in the negative direction, it could be in the positive direction, और बोलिए कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द, या तो फ्लक्स पूछ लेंगे,
what is the total flux of the cube, और या फिर what is the net charge associated with the cube, पूरे क्यूब से कितना नेट चार्ज एसोसिएटेड है और उसका या नेट चार्ज उसके पास कितना है। अब आप देखो, आपको लॉजिक से इसमें करना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और ये क्यूब है, सपोज देयर इज अ क्यूब, ठीक है ना, तो आप देखो कि इसका एरिया ए नेगेटिव एक्स में है, इसका एरिया पॉजिटिव एक्स में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इस सरफेस से और इस सरफेस से लिंक्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे 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 और जो मेरी ओर सरफेस इससे लिंक्ड नहीं होगा, जीरो होगा। तो अब यहाँ पे बाय द वे, ये सरफेस जो पहली सरफेस है ओरिजिन पे ही है, एक्स जीरो, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, जीरो। जो बाद वाली सरफेस है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना, ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स के ए स्क्वायर और उसका एरिया भी ए स्क्वायर, सो फ्लक्स बिकम्स के ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। फ्लक्स फाई इक्वल्स व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स पूछा गया होता तब भी आ रहा था, और अगर चार्ज क्यू इससे एसोसिएटेड पूछा गया तब भी आ रहा था। डायरेक्शन का ध्यान रखोगे, क्योंकि जब चार्ज आपसे पूछा जाएगा या इवन फ्लक्स, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हो सकता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में दी है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स में है, तो फ्लक्स पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स में होती, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर होता, एरिया इस ओर होता, और फ्लक्स नेगेटिव होता, और फ्लक्स भी क्या होता, चार्ज भी नेगेटिव होता, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको फिर देखना है कि एक जो है कि डाइपोल पे बेस्ड क्वेश्चंस में, डाइपोल में यू नीड टू रिमेम्बर व्हाट, डाइपोल की एक्सेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, मतलब वही टू टू पी बाई आर क्यूब, के टू पी बाई आर क्यूब। और डाइपोल की एक्सेस के अलोंग ई पी के पैरेलल होगा, ई पी के पैरेलल होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ई पी के एंटी पैरेलल होगा। ई पी पी इज द डाइपोल मोमेंट, उसके एंटी पैरेलल होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, के पी बाई आर क्यूब। और किसी आर्बिटरी पोजीशन पे, वैसे इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अगर किसी भी आर्बिटरी पोजीशन पे आपसे पूछा जाता है पी और थीटा एंगल पे, तो आपको करना क्या है, पी का एक कंपोनेंट इस ओर पी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इस ओर पी साइन थीटा, पी यार कॉस तो थीटा की भाई पी वन इस ओर आएगा, एक्सिस के अलोंग वाला फॉर्मूला लगेगा आर डिस्टेंस दूर, और पी साइन थीटा के ड्यू टू इस ओर आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो दैट मीन्स इसके ऑपोजिट होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला, ये दोनों ई वन और ई टू एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनका जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट आपसे जितना भी आएगा आप निकाल दोगे। तो उसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछे कि रिजल्टेंट केवल वाई डायरेक्शन में है, यानी इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स वाला और इसका नेगेटिव एक्स कंपोनेंट, इसका पॉजिटिव एक्स वाला कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो सब कुछ थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। सो आपको थीटा की वैल्यू पता लग सकती है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल वाई डायरेक्शन के पैरेलल होगा, राइट। इसी तरीके से पोटेंशियल के फॉर्मूले की एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एक्सिस के अलोंग और एक्सिस के परपेंडिकुलर। और अगर एक मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता, वो लोग देते हैं अगर, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, तो दैट इज व्हाट कि आपको एक डाइपोल को रोटेट कराने का वर्क, डाइपोल के ऊपर टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा या पी क्रॉस ई, और पोटेंशियल का फॉर्मूला यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी डॉट ई, माइनस ऑफ पी डॉट ई। तो अगर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराना हो, तो आसान तरीका क्या है कि आप टॉर्क के इंटीग्रेशन से ना निकाल करके क्या करो, थीटा पी डॉट ई में थीटा पी और ई के बीच का एंगल है, आप पहली पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल यू वन निकालो जब एंगल थीटा वन है, बाद वाली पोजीशन पे पोटेंशियल निकालो जब एंगल थीटा टू है, पी और ई के बीच का एंगल थीटा टू है, फिर यू टू माइनस यू वन विल बी द वर्क डन, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल विल बी द वर्क डन। और अगर वो लोग बोलते हैं कि पी वन पी टू दो डाइपोल हैं, इनके बीच में कितना अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा। अब पी वन के ड्यू टू ये डिस्टेंस एक्स है या आर, उन्होंने जो भी रखी है, अब पी के ड्यू टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और डाइपोल पी टू इज केप्ट इनसाइड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल पी टू उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो पोटेंशियल यू आ जाएगी माइनस ऑफ पी डॉट ई। साइन का ध्यान रखोगे, पी वन इस ओर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस ओर होगी, पी टू भी इस ओर है, पी टू और ई के बीच का एंगल क्या हुआ, जीरो कॉस जीरो, सो ये निगेटिव आया। फिर ये आर का फंक्शन होगा, फोर्स एफ विल बी माइनस ऑफ डी बाई डी आर,
आप बिल्कुल प्रॉपर साइन के साथ करोगे। अगर ये फोर्स नेगेटिव आता तो फोर्स अट्रैक्टिव है, फोर्स पॉजिटिव आता तो फोर्स रिपल्सिव है। सिमिलरली वो डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन, एक रिंग है प्लस क्यू चार्ज, इससे एक्स डिस्टेंस दूर आर रेडियस की रिंग है, एक डाइपोल पी रखते हैं, तो पी डाइपोल के ऊपर कितना फोर्स होगा इस रिंग के ड्यू टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, क्योंकि एक्स काफी छोटा होगा, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसकी पोटेंशियल ये आएगी माइनस पी डॉट ई, फिर माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स विल बी द फोर्स, उससे आपको फोर्स पता लग जाएगा। देन स्टूडेंट्स इसके बाद फिर आप देखोगे कि जो है नेक्स्ट थिंग, हाँ, एक एनर्जी वाले क्वेश्चंस आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट। वैसे पिछले 1-2 साल से वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं एनर्जी वाले क्वेश्चंस में। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में जो एनर्जी वाले क्वेश्चंस हैं, दे आर व्हाट, जो एनर्जी वाले क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम्स में, दे आर व्हाट, आपको बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशन में बताया, PE1 प्लस KE1 प्लस W इज इक्वल टू P2 प्लस KE2 प्लस व्हाट, P2 प्लस KE2। मतलब सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज लाना है तो बोलेंगे कितना वर्क करना पड़ेगा या कितनी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, इज इक्वल टू व्हाट, P2 प्लस KE2। आप लॉजिक से यूज करोगे कि कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट जीरो है, तो P1 प्लस W इक्वल टू P2। और अगर आपको एक चार्ज को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करना, कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट विल बी W इक्वल्स टू चार्ज Q मैग्नीट्यूड के साथ, साइन के साथ, मैग्नीट्यूड और साइन दोनों, इनटू व्हाट, VF माइनस VI, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। ऑल राइट। और अगर पूछे गया व्हाट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो आपने वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकाला है उसी में आप माइनस साइन लगा दोगे, इट विल कम। और कैप्चर्स के क्वेश्चन में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, मतलब अगर सीरीज और पैरेलल में मैं बोलता हूँ तो जनरली यही है कि बच्चे जब आइडेंटिफाई कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं कि कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में, जैसे मान के आपसे बोला गया इट इज दिस सिस्टम, ये एक सिस्टम है, और ये C1 C2 C3 C4, आपसे पूछिए इसके बीच का कैपेसिटी क्या होगी, तो देखो आपको आइडेंटिफाई करना, हम यहाँ से चलेंगे इस ओर आएंगे, ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, फिर बाद में ये सीरीज में, दिस क्लियर ना। या फिर मैं एक दो सिस्टम्स और बनाता हूं जो मुझे लगता है कि दे शुड नॉट आस्क द बिगर क्वेश्चंस, रादर दे विल आस्क द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, यू विल सी। आप बोला पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पे भी देखो आपको स्टूडेंट्स बस ध्यान ये रखना है, जैसे आप देखो इस कैप्सर की, इस कैप्सर की और इस कैप्सर की एक एक प्लेट तीनों पी से कनेक्टेड है, तीनों की एक एक प्लेट इसकी पी से कनेक्टेड है, राइट। इसकी इसकी दूसरी प्लेट एक साथ कनेक्टेड है और वो इससे कनेक्टेड है, और इस कैप्सर की एक प्लेट सीधे पी से, एक सीधे क्यू से, तो दिस इज द क्यू, है ना। तो जनरली क्या है कि वो लोग अगर सीरीज पैरेलल ऑप्शन पूछते हैं तो इस बात पे बेस्ड नहीं होगा, और ना ही आपको करना चाहिए कि आपको नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैप्चर्स, थोड़े से कैप्चर्स उन्हीं में आपको सीरीज और पैरेलल में ठीक से देखना आना चाहिए। और वो तो ध्यान रखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज वाला C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, तो बीच वाला कैप्चर C5 को इग्नोर करना। इसके बाद जो मुझे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो ये लगते हैं, जैसे आपको बोला गया C1 कैप्चर को V1 वोल्ट से चार्ज कर दिया, एक C2 कैप्चर है जो कि अनचार्ज है, दोनों की एक एक पेट एक साथ, एक एक पेट एक साथ, बोला गया बाद में
इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज पूछ सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल क्योंकि पैरेलल में कॉमन पोटेंशियल पूछ सकते हैं, एनर्जी का लॉस कितना होगा ये पूछ सकते हैं। तो तरीका क्या है, जैसे C1 को V1 से चार्ज किया V1 वोल्ट से और वोल्टेज सोर्स हटा दिया गया, इसके पास चार्ज आ गया C1 V1, इसके पास चार्ज था 0, तो बाद में टोटल चार्ज हो गया C1 V1 प्लस 0 और टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल से बाद में इसका चार्ज Q1 C1 V कॉमन, इसका चार्ज Q2 C2 V कॉमन। पहले एनर्जी थी हाफ C1 V1 स्क्वायर सिस्टम की, बाद में एनर्जी है हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन स्क्वायर, बाद वाली पहले वाली एनर्जी माइनस बाद वाली एनर्जी विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसी में बहुत से वेरिएशन क्या बन सकते हैं, C1 को V1 से चार्ज किया, C2 को V2 से चार्ज किया और दोनों के बैटरीज हटा दिए गए बाद में, और दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ, और यही सारे क्वेश्चन। तो बाद में टोटल चार्ज आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, और अगर एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट करते हो तो बाद में टोटल चार्ज आ जाता है C1 V1 माइनस C2 V। कैपेसिटी C1 प्लस C2 ही होती और V कॉमन होता नेट चार्ज अपॉन C1 प्लस C2, एनर्जी चार्ज एक्सेट्रा निकालने का वही तरीका जो पहले था। या फिर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की सी कैपेसिटी 20 वोल्ट्स की बैटरी से कनेक्ट किया गया और बाद में जब इसकी चार्जिंग पूरी हो गई एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इस सिस्टम में कितनी हीट जनरेट होगी, तो इस सिस्टम में कितनी हीट जनरेट होगी, पहले इसका चार्ज था, इसका जो पहले चार्ज था दैट वाज CV, बाद में चार्ज Q2 हो गया KCV, राइट। पहले एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर, बाद में एनर्जी हाफ KC इंटू V स्क्वायर, क्योंकि जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो वोल्टेज चेंज नहीं होता, वोल्टेज वाज V, वोल्टेज रिमेंस V, बाद वाली एनर्जी पहले वाली एनर्जी। तो कैप्चर की एनर्जी में कितना इंक्रीज हो गया पता लग गया आपको, हाफ CV स्क्वायर इंटू K-1, दिस इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द कैप्चर। और बैटरी ने एडिशनल चार्ज कितना दिया, CV इंटू K-1, KCV माइनस CV, एडिशनल चार्ज गिवन बाय द बैटरी। और इसे जब आप एडिशनल चार्ज गिवन इंटू वोल्टेज ऑफ द बैटरी से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस द एडिशनल एनर्जी गिवन, दिस द एडिशनल एनर्जी गिवन। जो एडिशनल एनर्जी गिवन है उसकी आधी एनर्जी तो कैप्चर के पास आ गई और आधी एनर्जी हीट में खर्च हो जाएगी, हीट में जनरेट हो जाएगी। दैट मीन्स व्हाट, जितनी इसकी एडिशनल एनर्जी आई है उतनी ही हीट एनर्जी इसमें जनरेट होगी, राइट। देन सी आफ्टर द कैप्चर्स स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक करंट में मुझे एक्सक्यूज मी सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, एक तो पास्ट ईयर्स में काफी एम्फेसिस था उनका रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, RT2 इज इक्वल टू RT1 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू T2 माइनस T1, राइट। 1 प्लस एल्फा इंटू T2 माइनस T1, एल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दे रखा, दूसरे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, इसी डेटा को वो लोग थोड़ा सा और वेरिड फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि पहले हमने एक वोल्टमीटर लगाया हुआ रेजिस्टेंस के क्रॉस और सर्किट में एमीटर लगाया हुआ करंट के मेजर करने के लिए, तो इस टेम्परेचर पे करंट इतना था, वोल्टेज जो सोर्स था वो सेम है, इस टेम्परेचर पे करंट इतना था, और किस टेम्परेचर पे करंट इतना हो जाएगा। तो पॉइंट क्या हुआ, वोल्टेज तो आपको जो था वही है, तो बाद में करंट को डिफरेंट हो गया, तो वोल्टेज अपॉन करंट पहले वाला रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन करंट बाद वाला रेजिस्टेंस, तो बाद वाला रेजिस्टेंस पहले वाला रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर इनिशियल T1 जीरो था या जो भी था उसकी वैल्यू डाली, और बाद वाला टेम्परेचर अल्फा विल बी गिवन, तो आप उसे बाद वाला टेम्परेचर निकाल सकते हो, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इलेक्ट्रिक करंट में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, दे आर बेस्ड अपॉन व्हाट, या तो बिल्कुल उसी तरीके क्वेश्चंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल। अगेन आई टेल यू कि सीरीज पैरेलल में वो लोग जब कॉम्बिनेशन देंगे तो यूजुअली जैसे आपको कहीं कहीं पे टेक्स्ट बुक में या प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कोई लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के चांसेस कम, छोटे कॉम्बिनेशंस, और उनमें बहुत ही एक्यूमेंट के साथ डिसाइड करना कि कौन से सीरीज में और कौन से पैरेलल। लॉन्ग कॉम्बिनेशन में अगर उन्हें देना है तो वाई शुड दे गिव कि एक 8 रेजिस्टेंसेस का, 10 का या 15 का एक मतलब केवल टाइम को कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन दे, वो फिर एक इनफाइनाइट नेटवर्क वाला दे सकते हैं, R1 R2 R1 R2,
R1 R2, इस तरीके से बोलेंगे इनफाइनाइट नेटवर्क पी क्यू के बीच का रेजिस्टेंस। अब आपको देखो क्या करना कि कि अगर इसमें इनफाइनाइट लूप्स हैं, अगर आप एक लूप हटा भी दोगे, जैसे आपने ये हटा दिया पी डैश क्यू डैश, अगर पूरे के अक्रॉस रेजिस्टेंस आर है, PQ का नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, तो आप एक लूप हटा भी दोगे तो भी पी डैश क्यू डैश के अक्रॉस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। सो दिस बिकम्स R1 R2 पी क्यू, और इसके क्रॉस भी आर कर दो, पूरे का भी आपने आर माना और इसका भी क्या है आर। तो आर और R2 नाउ आर इन पैरेलल, उसका नेट निकालो, उसके साथ R1 सीरीज में इसका नेट निकालो और इसे भी आर की इक्वल कर दो। यूजुअली आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, आप आर की वैल्यू से निकाल लो, राइट। ठीक है, तो अगर इनफाइनिट नेटवर्क का देना तो ऐसा हो सकता है। और या फिर अब जब व्हीट स्टोन ब्रिज हट गया, पहले व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, तो अब इलेक्ट्रिक करंट में दो पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बचे। वन इज व्हाट, किरचॉफ्स लॉ। इन किरचॉफ्स लॉ को आपको ठीक से अप्लाई करना आना चाहिए। किरचॉफ्स लॉ में दोनों क्वेश्चंस, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट और जो लूप होगा उस लूप में, आप कोई भी दो पॉइंट दे दे पी क्यू टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू। तो लूप लॉ, आई नीड नॉट टू टेल यू, दैट इज अ फंडामेंटल लॉ विच यू विल बी नोइंग। जब आपको पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल निकालना, तो तरीका क्या होगा, जब आप सारी ब्रांचेस में करंट निकाल लेते हो, तो पी से मानो मैंने स्टार्ट किया, मैं पी से क्यू तक पहुंचूंगा किसी भी ब्रांच के थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, द रिजल्ट विल बी सेम, वीपी। अब अगर मैं पी से क्यू तक जाने में इस रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 E3 मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, व्हेन आई गो अक्रॉस R1 आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट इसमें है I1, यहाँ पे करंट है I2, तो दिस विल बी VP माइनस I1 R1 माइनस व्हाट, I1 R1। आप समझ गए। अगर आप P से Q तक जाने में एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्रॉस करते हो, और जो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में यू आर मूविंग, तो -I1 R1 -I2 R2, इसमें भी आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, -I2 R3। अब ऑन द वे एक बैटरी आ गई, तो यू हैव टू सी कि द पॉइंट वेयर यू आर रीचिंग टू द पॉइंट Q, द पॉइंट वेयर यू आर रीचिंग इन दैट साइड, negative of the battery is facing or positive of the battery. Here negative of the battery is facing to minus ET. Again in the R4 you're going in the direction of current, minus I2 R4 is equal to what, VQ. So आपको I1 I2 I3 etc की वैल्यू आपको किरचॉफ्स लॉ से पता होगी, करंट की डायरेक्शन भी पता होगी। So when you want to get potential difference across the 2 points, you are going in the direction of current. So when you go in the direction of current, तो आपको माइनस आई आर करना है, और अगर आप करंट के ऑपोजिट जाएंगे आपको प्लस आई आर करना है। फिर जो पावर के क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो पावर से रिलेटेड होंगे। जैसे आपसे बोला जाए कि सर्किट में बल्ब एक्सक्यूज है, मी सर। सर्किट में एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, बैटरी, एक और बल्ब, सबका डेटा दे रखा होगा कि वोल्टेज पावर, वोल्टेज पावर, वोल्टेज पावर, वोल्टेज पावर। आपने यहाँ पे कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, लेकिन आज इन कंपैरिजन कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा सबसे कम ग्लो करेगा, या किसी एक बल्ब के क्रॉस कितनी पावर जनरेट होगी। आपको बल्ब को डील कैसे करना है, बल्ब इज ओनली अ रेजिस्टेंस, बल्ब केवल एक रेजिस्टेंस है। और उस बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे, जैसे बोला गया कि इस बल्ब की
कि पावर है P और वोल्टेज है V। बल्ब में दो ही चीजें मार्क्ड होती हैं, वोल्टेज एंड पावर। मतलब ये होता है कि अगर आप इस बल्ब को इतने वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो इतना पावर जनरेट होगा। इससे आप बल्ब का रेजिस्टेंस R निकाल सकते हो फिलामेंट का, V²/P। यानी कि ये बल्ब का मार्क्ड वोल्टेज है। आप बल्ब के क्रॉस यही वोल्टेज कनेक्ट करोगे तभी ये पावर P देगा। उससे कम या ज्यादा वोल्टेज कनेक्ट करोगे तो पावर P इतनी नहीं होगी जो मार्क्ड है, उससे कम या ज्यादा हो। तो आप इस फिक्स पैरामीटर से बल्ब का रेजिस्टेंस R कैलकुलेट करिए। अब आपके पास सिंपली क्या है, रेजिस्टेंसेस सीरीज पैरेलल में, किस बल्ब के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा आप सीरीज पैरेलल के लॉ से निकाल सकते हो। तो उस बल्ब में कितनी पावर जनरेट होगी यू कैन कैलकुलेट, राइट। तो एग्जैक्टली पावर क्या होगी और एक सर्टेन वोल्टेज अप्लाई किया गया, यू कैन ऑलवेज फाइंड दैट। बट जो कंपेरिजन के क्वेश्चन है उनमें बच्चों देखो थोड़ा सा एक दिमाग क्या लगाना है कि इस पूरी ब्रांच के क्रॉस उतना ही वोल्टेज आएगा जितना इस पूरी ब्रांच के क्रॉस, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। अब इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3, दे आर इन सीरीज, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका रेजिस्टेंस जो भी है R4 R5 R4 प्लस R5। तो इस पूरी ब्रांच के क्रॉस ज्यादा पावर जनरेट होगा या इसके क्रॉस। फॉर P जब आपको पैरेलल में कंपेयर करना है दो ब्रांचेस में, तो वोल्टेज सेम है V²/R। तो अगर इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस इस ब्रांच से ज्यादा है, फर्स्ट ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो फर्स्ट ब्रांच में टोटल पावर कम जनरेट होगा और सेकंड ब्रांच में टोटल पावर ज्यादा जनरेट होगा क्योंकि इसका R कम है। पैरेलल में पावर का कंपेरिजन आप करोगे I V²/R से। इज दैट क्लियर। अब इस पूरी ब्रांच का पावर इस पूरी ब्रांच के पावर से कम होगा। अब सीरीज में इसमें कंपेयर करना है, तो सीरीज में क्या होगा, I²R से, I सब में सेम, जिसका R ज्यादा होगा उसके क्रॉस ज्यादा पावर जनरेट होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि मैग्नेट के इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मुझे लगता है वो एक तो ये है कि आपको इनफाइनिट लॉन्ग वायर का रिजल्ट, हाफ इनफाइनिट लॉन्ग वायर का रिजल्ट, मतलब एक एंड पे इनफाइनिट लॉन्ग वायर के, यहाँ पे इनफाइनिट लॉन्ग वायर के मिड पॉइंट पे इनफाइनिट लॉन्ग वायर में मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट, सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट, सर्कल के किसी आर्क के ड्यू टू, मतलब कंप्लीट सर्कल नहीं है तो थीटा एंगल का आर्क है, उसके ड्यू टू रिजल्ट निकालना आना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो चांसेस हैं दे आर व्हाट, वो लोग आपको एक इनफाइनिट लॉन्ग वायर या हाफ इनफाइनिट लॉन्ग वायर, राइट, और सर्कल में पूरा सर्कल, आधा सर्कल या सर्कल का एक आर्क, उसका कॉम्बिनेशन देंगे और किसी एक पॉइंट पे एंगल भी निकालनी होगी। आपको आना क्या चाहिए, एक तो सबके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पूरे वायर का इफेक्ट होगा वो फुल इनफाइनिट लॉन्ग वायर का होगा, हाफ इनफाइनिट लॉन्ग वायर का होगा, वो देखना होगा। सर्कल का इफेक्ट क्या है, हाफ सर्कल का है, पूरे सर्कल का है, सर्कल की आर्क का, वो देखना होगा। फिर उनकी डायरेक्शन देखनी होगी, क्या दोनों के ड्यू टू, दो हैं तीन है उस कॉम्बिनेशन में, सबके ड्यू टू एंगल बी का डायरेक्शन सेम है तो उन्हें ऐड करो, ऑपोजिट है तो उन्हें सबट्रैक्ट करना। इज दैट क्लियर, राइट। रियरली इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जेई मेन में कि दे गिव यू की पूरा, ना तो हाफ इनफाइनिट लॉन्ग वायर ना ही इनफाइनिट लॉन्ग वायर, और वो लोग आपसे कोई पॉइंट पी बोलते हैं कि पी पॉइंट करंट आई, और पॉइंट पी की लोकेशन में ये लोग बता सकते हैं कि अगर ये वायर को एक्सटेंड करते हो और यहाँ परपेंडिकुलर डालते हो तो रेडियस इसका डिस्टेंस आर है, और जहां पे वायर टर्मिनेट होता है वहां से करंट की डायरेक्शन की ओर का एंगल थीटा 1, और ये एंगल थीटा 1 और ये थीटा 2। तो यू नो कि एंगल बी जो होगी दैट विल बी मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर। आर देखो यहाँ पे जरूरी नहीं कि पॉइंट पी वायर के सामने हो, पॉइंट पी कहीं और है, राइट। तो आप वायर की लेंथ को इलोंगेट करोगे, एक्सटेंड करोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2। तो यहाँ पे थीटा 1 देखो मैंने क्या लिया है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन के साथ ज्वाइनिंग लाइन का एंगल, टर्मिनेटिंग पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन के साथ ज्वाइनिंग लाइन का एंगल। इस चीज पे ध्यान दो क्योंकि बहुत से बच्चे जब किसी डिफरेंट सोर्स से करते हैं तो उन्हें थीटा 1 थीटा 2 में वो लोग याला और याला एंगल दे देते हैं, समझ रहे हो ना, थीटा 1 थीटा 2 में। तो यहाँ पे वो फिर फाइनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद में होता है। आप देखोगे उन्होंने याला एंगल्स दिए भी हैं, तो मेरे इस एक्सप्रेशन में आपको याला एंगल और याला एंगल, करंट की डायरेक्शन की ओर का एंगल ज्वाइनिंग लाइन के साथ, टर्मिनेटिंग पॉइंट पे भी करंट की डायरेक्शन की ओर का एंगल ज्वाइनिंग लाइन के साथ, राइट, उस ये वाले एंगल्स आपको निकालने हैं। ये एक जब
हाफ इनफाइनाइट या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर नहीं है। या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एम्पियर सर्किट वालों में आई फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, आपके पास एक सिलिंड्रिकल शेल है, मतलब ये करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है, इट इज नॉट, क्रॉस इज नॉट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस इज फॉर द करंट। इस सिलिंड्रिकल शेल में अंदर की रेडियस ए, बाहर की रेडियस बी, करंट इज आई नॉट। करंट इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन है, इसमें करंट यूनिफॉर्म रेट से, पूरे करंट आई नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बोलूंगा आपसे एम्पियर सर्किट लॉ का ये एक एप्लीकेशन है, पूछ सकते हैं यहां से एक्स डिस्टेंस दूर, एक्स इज लेस देन ए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लूप में अंदर करंट नहीं है। एक्स इज लेस देन बी बट ग्रेटर देन ए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, आपने ये लूप लिया, मी नॉट, आप इसमें करोगे बी डॉट डी एल, बी इंटू टू पाई एक्स, बी इंटू टू पाई एक्स इज इक्वल वॉट, मी नॉट, और एक्स रेडियस तक का करंट आप लोगे। एक्स रेडियस तक में करंट क्या होगा कि एक्स रेडियस में, यू सी करंट आई नॉट है पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एरिया में, ये एरिया जहां पे करंट था इट इज व्हाट, ये पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो एक्स रेडियस तक में जिस एरिया में करंट है दैट इज पाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इससे आपका बी इसके बीच में कहीं पे एक्स से डिस्टेंस पे आ जाएगा। अगर वो लोग बोलते हैं एक्स बाहर है, एक्स इज ग्रेटर देन बी, तो उस केस में बी इंटू टू पाई एक्स इज इक्वल टू मी नॉट आई नॉट, क्योंकि आपके लूप के अंदर ही टोटल करंट है, राइट। दिस वाज फॉर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब आप देखोगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज में, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज में, अच्छा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना भूल गया, वो भी मतलब एक ट्रेंड है कि वैसा क्वेश्चन भी आ रहा है, जल्दी से नोटिस करोगे। दिस व्हाट की बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दें कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक्सेट्रा, और आपसे एक एरिया दे दें, एरिया ए इक्वल्स टू कुछ है 2 मीटर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दे देंगे कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज समथिंग i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16 प्लस 9, मतलब मैंने इसे यूनिट वेक्टर बना दिया, राइट। सो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नोन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया। आप देखो आपको डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना आता है, उनका कॉस थीटा निकालना आता है। आप ई डॉट ए कैप लोगे, ई डॉट ए कैप से आप ई डॉट ई और ए कैप के बीच का कॉस थीटा निकाल लोगे। फिर आप क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड इंटू एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू जो कॉस थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू आई है उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। नाउ सी फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है कि आप देखोगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एक तो जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, वो हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक बी दोनों के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो आपको जब कोई डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तब मैटर करता है, बट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब भी कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो वो फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं ला सकता है। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कभी भी पार्टिकल को कोई काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट नहीं करेगा, कोई काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट नहीं करेगा। वो उसकी डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, नहीं वेलोसिटी को चेंज करेगा, स्पीड को चेंज नहीं करेगा, मोमेंटम को चेंज करेगा बिकॉज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, राइट। एक तो आपको ये याद रखना है, मतलब एक्सलेशन जो प्रोड्यूस कराएगा ये फोर्स, क्योंकि फोर्स लग रहा है, एक्सलेशन होगा, बट ये एक्सलेशन क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, ये एक्सलेशन केवल वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर कहीं पे ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक भी दोनों का कॉम्बिनेशन है, सपोज उन्होंने आपसे दिया क्या, दे आर गिवन यू, वो लोग आपको देते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ई नॉट, एक चार्ज पार्टिकल ओरिजिन 0 0 से स्टार्ट करता मास m है, और जो पॉजिटिव चार्ज है मास m, तो इसमें जो है कि राइट, और इसमें बोला गया आपसे कि you'll see
और बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, के कैप के लॉन्ग, बी नॉट इज पॉजिटिव के कैप के लॉन्ग। बोलेंगे जब इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट कभी एक्स वाई होगा, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। जब इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा तो वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड में, दैट मीन्स की आपकी ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसे वेलोसिटी इस ओर मिलेगी, तो इसके ऊपर फोर्स किस ओर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी आपकी ओर, वेलोसिटी इस ओर, फोर्स इस ओर लगा, दैट मीन्स कि इसका पाथ कुछ ऐसा आएगा। जब यहां पहुंचा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मे बी कि आप जब सडनली देखते हो तो इट सीम्स कि इट्स ए टफ क्वेश्चन, ये बिल्कुल एक स्टेप का और आसान क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट और, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कोई एनर्जी देगा नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वाई, तो इसने कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस किया, ई इंटू वाई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई इंटू वाई। और अगर एक क्यू चार्ज वी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्यू इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी और इसकी वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो जब चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक बी के अंदर होगा, तो या तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और या फिर वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें कि वो लोग आपसे क्या बोलेंगे, एच प्लस, एच ई प्लस प्लस, और बोला गया कि मैग्नेट बी में ये लोग ये दोनों एंटर करते हैं। तीन पार्ट्स, तीन तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, सेम वेलोसिटी से, सेम मोमेंटम से, या सेम काइनेटिक एनर्जी से। अब either they'll ask you the ratio of the time period, ratio of the velocity, मैग्नेट बी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उनकी सर्कुलर पाथ पे चलेंगे, रेडियस का रेशो क्या होगा, या फिर मोमेंटम उनका सेम वेलोसिटी से एंटर करते हैं, रेडियस का रेशो क्या होगा, या फिर सेम मोमेंटम से एंटर करते हैं, अब रेडियस का रेशो क्या होगा, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करते हैं, रेडियस का रेशो क्या होगा, टाइम पीरियड एक्सेट्रा। आप देखो रेडियस आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। आप इनके चार्जेस का रेशो, मासेस का रेशो एम फोर है, वेलोसिटी सेम है तो बी। अब यही रिलेशन पी के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू बी, यही रिलेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में रूट ऑफ टू एम इंटू के अपॉन क्यू बी। तो जो जो पैरामीटर सेम है आप सेम डालोगे, के ही से सेम है, के ही डालोगे, मास एम लोगे, दूसरे में दूसरा मास, चार्ज क्यू लोगे, आर वन बाई आर टू। टाइम पीरियड टी में यूल सी टाइम पीरियड टी को टू पाई आर ओवर वी, टाइम पीरियड टी को टू पाई आर ओवर वी। सो दिस विल बिकम व्हाट, टू पाई आर की वैल्यू आप डालोगे एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन व्हाट, क्यू बी अपॉन वी। सो देखो टाइम पीरियड टी केवल मास और चार्ज के रेशो पे डिपेंड करेगा, ये वेलोसिटी वाला टर्म इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, ये केवल मास और इसके रेशो पे डिपेंड करेगा। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब वहां पे फिगर दे रखा हो तो कोई चार्ज पार्टिकल किस ओर टर्न करेगा, कोई चार्ज पार्टिकल जैसे यहां से बम्बार्ड किया गया पार्टिकल्स को, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी थी, अब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं आप देखोगे उनके ऊपर मैग्नेट बी अंदर की ओर है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस ओर रहेगा, वो इस ओर टर्न करेंगे। और अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसके ऊपर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, वो इस ओर टर्न करेगा। तो कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं कि कौन सा चार्ज पार्टिकल क्या है। या फिर एक लास्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट बनता वो ये है कि अगर आप एक लिमिटेड रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, एक बी और ये डी डिस्टेंस में मैग्नेट बी है, आप यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज एम मास का 20 स्पीड से बम्बार्ड करते हो, तो क्या इसका सेमी सर्कल कंप्लीट होगा, क्या इसका केवल क्वार्टर सर्कल कंप्लीट होगा, या ये ऐसे चला जाएगा, ये डिपेंड किस पे करेगा। आपको रेडियस आर निकालनी, एम बी अपॉन क्यू बी, ये पैरामीटर सब कुछ नोन होंगे। तो ये देखना कि अगर डी आर के एग्जैक्टली इक्वल है या डी आर से थोड़ा सा बड़ा है, डी आर से बड़ा है तो सेमी सर्कल होगा, और अगर डी आर से ऑलमोस्ट इक्वल है, रादर डी बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है, डी आर से थोड़ा सा छोटा है तो क्वार्टर सर्कल, और अगर डी आर से लेस है तो ये वाला पाथ। इज दैट क्लियर, या तो ये। अब इस पाथ में वैसे क्वेश्चन बनता है कि मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लेना, मैंने कराया हुआ होगा, या आप जिस सोर्स से भी कहीं से देखो, मतलब मैंने तो क्लास में कराया हुआ अपने, कि इसमें ये जब आएगा यहाँ पे तो ये सर्कुलर पाथ होगा, इसका एंगल थीटा कितना, इसके टाइम कितना लगेगा, टाइम और इसका जो लेटरल शिफ्ट होगा
इसका कैलकुलेशन, ये दोनों मैंने कराए हुए, आप ये देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और या फिर इसमें एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो ये है कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बी में कोई भी पार्टिकल माइनस क्यू चार्ज मान लो, एम मास, ऐसे एंटर करता है। अब जब यहाँ पे आप इसका पाथ देखोगे तो इसका पाथ कुछ ऐसा आएगा। तो पूछ सकते हैं मैग्नेट बी के अंदर इसका कितना टाइम स्पेंड हुआ। तो आपको करना क्या, एंट्री वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सर्कल के टेंजेंशियल होगी, ये सर्कल की रेडियस। इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी सर्कल के टेंजेंशियल होगी, तो ये रेडियस। बस आपको ज्योमेट्री से देखना है कि सर्कल का कितना एंगल इसके अंदर है, सर्कुलर पार्ट कितना एंगल सबटेंड करता है। तो टाइम पीरियड टी विल बी, इसका टाइम टी विल बी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये टाइम है पूरे 2 पाई एंगल का। थीटा की वैल्यू रेडियन में डालोगे थीटा, तो थीटा अपॉन 2 पाई इसका टाइम पता लग जाएगा। और जब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट कैरिंग वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैं बिल्कुल एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, आना होगा तो आ जाएगा, अगर ये आपका ओवरऑल पूरी आपने पढ़ाई की। उसमें कॉन्सेप्ट केवल बच्चों ये है कि आपको कि मैग्नेट बी के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसके अंदर कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट आई। आपको देखना कि आप फोर्स कितना होगा। आप वायर का जो फर्स्ट पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी लोगे, नॉट द ओवरऑल लेंथ ऑफ द वायर, रादर व्हाट आपको लेना क्या है, आपको लेना है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो पार्ट मैग्नेट बी के अंदर है। और एक सेकंड, जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है आपको उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी का बी आई एल एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। थीटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और बी के बीच का एंगल है। तो कई बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो हो जाएगा, कई बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी के पैरेलल आ जाएगा, थीटा जीरो तो भी फोर जीरो। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो। मैग्नेटिक फील्ड बी वो लोग वेक्टर फॉर्म में दे सकते हैं, और वायर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल भी आप वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हो। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उसका एल वेक्टर फॉर्म में आ सकता है। तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो फोर्स एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये वेक्टर फॉर्म में आई एल क्रॉस बी इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रदर कहना चाहिए इस वाले पार्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इट इज ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। टाउ इक्वल्स व्हाट, एम क्रॉस बी। टाउ इज इक्वल टू व्हाट, एम क्रॉस बी। मतलब व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट बी एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। और इस टॉर्क की टेंडेंसी क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट एम को अलाइन कराना मैग्नेटिक फील्ड बी की ओर, और जब अलाइनमेंट होगा डाइपोल का, तो जब डाइपोल एम बी की ओर जाएगा तो 180 डिग्री से कम रोटेट करके जाएगा। मतलब अगर इस ओर से रोटेट कराना और इस ओर से रोटेट कराना है तो उस ओर से रोटेट करेगा, इन विच रोटेशन इट्स एंगल ऑफ रोटेशन हैज टू बी लेस देन पाई और 180 डिग्री। इज दैट क्लियर। टॉर्क की टेंडेंसी हमेशा एम को बी के लॉन्ग अलाइन कराने की। तो एम के कैलकुलेशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एम के कैलकुलेशंस में सिंपल इज व्हाट, current I radius R, M is what, I into A, that is pi R square into pi R square into what, pi R square into I. This is the magnetic moment. डायरेक्शन क्या होगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है इट विल बी टुवर्ड्स यू, मतलब हमेशा एरिया वेक्टर के रॉन्ग होगा, बट एरिया वेक्टर में आपकी ओर या आपसे अवे। फॉर एंटी क्लॉकवाइज करंट इट विल बी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, फॉर द क्लॉकवाइज करंट इट विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एन टर्न्स होते यहाँ पे एन मल्टीप्लाई कर देते, अगर यहाँ पे एन टर्न्स होते तो आप क्या करते यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर देते। इसलिए ना, तो ये तो पार्ट इजी था। बट जो ना जैसे आपसे लगा कि क्यू चार्ज एम मास का वी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, क्यू चार्ज एम मास का वी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट
आपको आना क्या चाहिए, चार्ज क्यू के इक्विवेलेंट करंट आई क्या होगी, चार्ज क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इस केस में अगर वेलोसिटी वी दे रखी है, टाइम पीरियड टी बी 2 पाई आर ओवर वी, टाइम पीरियड टी, सो फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट, 1/t। अगर बच्चों ओमेगा दे रखा होता, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वी के फॉर्म में भी दे सकते हैं, ओमेगा के फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो अगर उन्होंने ओमेगा दिया होगा तो ओमेगा से फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या, ओमेगा का 2 पाई न्यू। आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, आई आ जाएगा, और एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट एम आ जाएगा। हाँ, डायरेक्शन का ध्यान रखना, अगर मान लो कि ये चार्ज निगेटिव है और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसके इक्विवेलेंट करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक मोमेंट एम क्या होगा, आपसे अवे। कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट करंट चार्ज के मोशन के ऑपोजिट होगा, और उससे फिर आप मैग्नेटिक मोमेंट एम का डायरेक्शन निकालोगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यहाँ पे याद रखना, दैट इज व्हाट, चार्ज, इट इज दिस, कि जो है चार्ज क्यू अपॉन 2m इज इक्वल टू m अपॉन l। मतलब किसी भी इस टाइप के सिस्टम में मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू उसका चार्ज q अपॉन 2m। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे बोल दिया रहा है एक डिस्क है, चार्ज प्लस q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेडियस r है, ओमेगा से रोटेट कर रही है, ओमेगा से। अब बोल गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट m क्या होगा, या तो आप इंटीग्रेशन यूज करो, जैसे रॉड रोटेट कर रही है, m मास n लेंथ, चार्ज प्लस q। अब रॉड रोटेट कर रही है ओमेगा से, आप इसके बाद इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो अब इंटीग्रेशन नहीं लगता, इंटीग्रेशन कोई जरूरत नहीं। आप लोग करोगे क्या, कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट m अपॉन l, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, डिस्क है, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 2m। उससे क्या होगा, कैपिटल m की वैल्यू आ जाएगी। इस सिस्टम में भी, किसी और सिस्टम में भी, इवन एटॉमिक फिजिक्स में भी, जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना देखो बिल्कुल आसान होता है, किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम निकालना बिल्कुल आसान है। एंगुलर मोमेंटम आप उसे भी तो निकाल सकते हो ना, NH अपॉन 2 पाई, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH अपॉन 2 पाई। अब उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर m आपको निकालना है, तो क्या होगा, कि वही मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम जो कि NH अपॉन 2 पाई है, इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज क्यू ई अपॉन 2m। उससे उसका मैग्नेटिक मोमेंट m आ जाएगा। और बच्चों एंगुलर मोमेंटम से और भी बहुत सी चीजें वहां पे बनती हैं, मतलब उस टॉपिक में मैंने बताया था, एंगुलर मोमेंटम से आप उसका ओमेगा निकाल सकते हो, वी निकाल सकते हो, एक्सेट्रा। तो कई पैरामीटर्स वहां पे निकाल सकते हो। यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस, टॉर्क वाला और एंगुलर मोमेंटम वाला। उसके बाद स्टूडेंट्स जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज लगती है इसमें, आप देखोगे कि अ, कुछ क्वेश्चंस इवन एनसीईआरटी में भी है, और कभी कभी ऐसे दे देते हैं आपको उसका, मे बी कई बार आपको सेंस में प्रॉब्लम आती है उसमें। वो लोग XYZ में कोई फिगर दे देंगे प्लेन में, लूप का, और करंट का डायरेक्शन भी दे देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन भी दे देंगे, कि इस ओर मैग्नेटिक फील्ड है। आपको उस लूप के ओरिएंटेशन से, क्योंकि लूप ना तो एक्स एक्सेस के पैरेलल होगा, ना ही लूप वाई एक्सेस के पैरेलल होगा, ना ही लूप जेड एक्सेस के पैरेलल होगा, लाइक दिस। अगर ऐसे होता तो आप एम का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का इजीली निकालोगे, देखकर ये करंट ऊपर से देखने से क्लॉकवाइज है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, या एक्स डायरेक्शन में लूप ऐसे रखा हुआ है, किस ओर है। बट वो लोग कहीं पे रोटेट करा करके दे देंगे, एक्स वाई प्लेन के एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में यहाँ पे दे दिया। अब इसका एरिया वेक्टर इस ओर आएगा, एरिया वेक्टर इस ओर आएगा। तो बच्चों आप इसमें कैसे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालोगे, आई टेल। जैसे आपका लूप स्क्वायर लूप है, और एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, अभी इसका एरिया वेक्टर आपकी ओर है, आपकी ओर नेगेटिव आई है, आपकी ओर क्या है, नेगेटिव आई, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपकी ओर ही डायरेक्टेड है, यानी कि नेगेटिव वाई में डायरेक्टेड है। एम पता लग गया, बी विल बी गिवन, तो एम क्रॉस बी से टॉर्क आ जाएगा, और वो टॉर्क एम को बी के रॉन्ग अलाइन कराएगा, तो किस ओर रोटेट करेगा पता लग जाएगा। अब अगर ये एक्स एक्सिस के साथ ये लूप ऐसे थीटा एंगल बना रहे हैं, आपको बस बच्चों करना क्या है, आपने उसके साथ में उसी लूप को किसी एक्सिस के ऊपर रखो, जैसे मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा, और एम का डायरेक्शन निकाल लिया। आप अगर ये एक्स एक्सिस के साथ उन्होंने ऐसे फिगर बनाया रोटेट करके, थीटा एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करा करके ऐसे ला दिया, तो मेरा
एम बी क्या होगा कि जो पहले वाई एक्सिस की ओर था, वाई से थीटा एंगल रोटेट कर रहा है, तो मुझे एम की डायरेक्शन पता लग जाएगी कि वाई से थीटा एंगल पे होगा। सो आप किसी एक्सिस को रेफरेंस लेकर के, राइट, किसी एक्सिस को रेफरेंस लेकर के एम का एग्जैक्ट डायरेक्शन निकाल सकते हो। देन से स्टूडेंट्स, इसके बाद जो ईएमआई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दे आर कि एक तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीवीएल वाला, ये ईएमएफ इक्वल्स और बीवीएल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास कोई मेटालिक कंडक्टर वी स्पीड से जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर मूव कर रहा और यहाँ पे बीवीएल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो बीवीएल, इससे आप दोनों पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ निकाल सकते हो और उसका डायरेक्शन पी क्यू, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो सबसे पहले आप इसमें एक तो ये निकालना सीखोगे कि कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल, कौन सा पॉइंट लो पोटेंशियल। सो लुक एट दिस, इसमें जो आपका हुआ वही हुआ कि बीवीएल राइट हैंड से निकालते हैं मोशन ईएमएफ का डायरेक्शन, बी फर्स्ट फिंगर अंदर की ओर में, बी वेलोसिटी थंब से, वेलोसिटी सोर है, ये वेलोसिटी थंब से, और ये पॉइंट मिडिल फिंगर ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन देगा। तो अगर ईएमएफ अपवर्ड आ रहा है, दैट मींस कि ये पोटेंशियल पॉइंट हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल पॉइंट, वीपी इज ग्रेटर देन बीक्यू। एक तो ये एल के लिए आई टोल्ड यू कि एल अगर वायर इस फॉर्म में होता तो हमें केवल जो पॉइंट मैग्नेट बी के अंदर है उनके बीच के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मतलब होता। और बीवीएल में आप मल्टीप्लाई किसे करोगे, बीवीएल के वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, केवल आप उन्हें मल्टीप्लाई करोगे, राइट, टू गेट द ईएमएफ, जो मोशन ईएमएफ है, और उसका डायरेक्शन आई टोल्ड यू कि आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता कि क्योंकि रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ओमेगा स्पीड से एल एन की रॉड बी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट कर रही है, तो पी और क्यू, किसका पोटेंशियल हाई किसका लो, और कितना ईएमएफ होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, दिस विल बी द ईएमएफ। और आप पी क्यू में से कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल निकालोगे, मैग्नेट बी, और वेलोसिटी आपकी है इस ओर, तो अंदर की ओर ईएमएफ है, यानी कि पी पॉइंट का पोटेंशियल क्यू पॉइंट से क्या होगा, हाई होगा। सिमिलरली वेरी ऑफन सच क्वेश्चन इज रिपीटेड, उन्होंने मैग्नेट बी यहाँ पे काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक है, एक स्क्वायर रूप है, यहाँ से एंटर करना स्टार्ट होता है ए साइड का, और बी स्पीड से एंटर करता है, मैग्नेट बी है, मैग्नेट बी इज बी, और साइड ए है। अब बोलिए इसमें ईएमएफ का ग्राफ आपको टाइम के साथ प्लॉट करना है, ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक है। लॉन्ग डिस्टेंस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि इसमें इसके क्रॉस ईएमएफ बीवीएल आएगा, जैसे ये एंटर करेगा, इसमें वी और एल पर पैरेलल है, कोई ईएमएफ नहीं, इसमें कोई ईएमएफ नहीं, और अभी ये वाला पार्ट बाहर है तो इसमें कोई ईएमएफ नहीं, और बीवीएल का साइन इस ओर आया, मानो मैंने इस ईएमएफ को पॉजिटिव लिया, अभी जो आपको बताया ना उसके अकॉर्डिंग इस ओर, तो ईएमएफ वर्सेस टाइम टी, तो जब तक कि दूसरी साइड अंदर एंटर नहीं करती है तो ईएमएफ क्या होगा, कांस्टेंट, और ये आ गया आपका बीवीएल, बीवीए, और जैसे ही टाइम टी की वैल्यू क्या आएगी, दिस टाइम t1 becomes equal to a over b, ईएमएफ सडनली जीरो। फिर ईएमएफ अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस तक है तो क्या होगा, जीरो होगा। और अगर इसकी कोई डिस्टेंस दे रखी होती कि ये डिस्टेंस x है, मैग्नेटिक फील्ड केवल x डिस्टेंस में है, तो जब तक इसका ये वाला पार्ट बाहर नहीं आएगा, तो दोनों पार्ट्स अंदर हैं, तो एक का ईएमएफ दूसरे के ईएमएफ से कैंसिल होगा, ईएमएफ जीरो। और जब ये वाला पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ आ जाएगा और जस्ट बाहर निकलेगा, इस वाली रॉड में ईएमएफ जीरो, इस साइड में ईएमएफ जीरो, और इसका ईएमएफ उसका ऑपोजिट आ गया, तो आपका ईएमएफ स्टार्ट होगा, टाइम टी की वैल्यू क्या रहेगी, ये टाइम टी विल बी एक्स ओवर बी। इसके बाद ईएमएफ फिर आएगा, ये आ जाएगा, और ये ईएमएफ फर्दर कितने टाइम तक होगा, ये टाइम स्टार्टिंग से एक्स ओवर वी था, ये टाइम स्टार्टिंग से ए और वी था, और ये टाइम स्टार्टिंग से कितना होगा, टी डैश इज इक्वल टू, जब याली साइड भी बाहर आ जाएगी तब तक ईएमएफ होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस ए ओवर वी। तो इस तरीके का ग्राफ रिपीटेडली पूछा गया, इसलिए मैं मोशनल ईएमएफ वाले पार्ट में आपको बता रहा हूँ। या फिर ईएमएफ के कैलकुलेशन में दूसरा, यू नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी इज द ईएमएफ। सो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आर मेड की एक आर रेडियस का सर्कुलर लूप दे दिया, और उस लूप में मैंने बी टाइम का फंक्शन दे दिया, और एरिया वेक्टर और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बोलोगे ईएमएफ कितना डेवलप होगा, या उस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डेवलप होगी। तो आपने वही फ्लक्स फाई को
बी इंटू पाई आर स्क्वायर, और बी टाइम का फंक्शन है, तो टाइम का फंक्शन आ गया डी फाइव बाई डी से ईएमएफ ई निकाल दिया। और अगर आपको लूप के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना था, तो टू पाई आर इज इक्वल टू ई लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू टू पाई आर इक्वल्स व्हाट, ईएमएफ। उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे वेरिएशन टाइम का फंक्शन किस किस तरीके से कर सकते हैं, लूप का रेडियस टाइम का फंक्शन दे सकते हैं, या रेडियस कांस्टेंट मैग्नेटिक बी टाइम का फंक्शन दे सकते हैं। लूप का बी के साथ एंगल, एरिया का बी के साथ एंगल, लूप को रोटेट करा सकते हैं, बी और ए के बीच का एंगल, सो बी ए कॉस थीटा, थीटा विल बी ओमेगा टी, और इनिशियली थीटा जीरो था और ओमेगा स्पीड से बेसिकली फ्लक्स दे विल ब्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, फ्लक्स को वो लोग टाइम का फंक्शन ले आएंगे, और डी फाइव बाई डी से आप क्या करोगे, ईएमएफ निकाल लोगे। अब इस कैटेगरी में स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि उन्होंने आपको एक आर रेडियस के सर्कुलर जोन में, इट इज नॉट लूप, आर रेडियस के सर्कुलर जोन में एक मैग्नेटिक बी दे दी, और बी बोल दिया इट इज इक्वल टू के टी टाइम का फंक्शन, और आपसे बोला गया इस जोन के सेंटर से, ये सर्कुलर जोन में है मैग्नेटिक फील्ड बी आर रेडियस के, एक्स रेडियस के अक्रॉस, जहां पे रेडियस एक्स वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, एक्स लेस देन आर, एक्स इक्वल टू आर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई, एक्स ग्रेटर देन आर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगी। इसका ग्राफ भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी पूछ सकते हैं। आप देखोगे कि जब आपका ये रेडियस एक्स है, तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू टू पाई एक्स विल बी इक्वल टू, इक्वल्स व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पाई एक्स स्क्वायर इंटू के टी, ये फ्लक्स हुआ डी ऑफ दिस अपॉन डी टी, इसका आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, तो डी और टाइम का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन आएगा, तो यहाँ पे सीधे के पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके लिए क्या के पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे ई एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। जब एक्स इक्वल टू आर है, तो यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, तो ई आर के प्रोपोर्शनल, बिल्कुल आर के साथ ही, मतलब आर के टर्म्स में आ जाएगा। और जब एक्स आर से बड़ा है, तो बच्चों यहाँ पे ये टर्म पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंगल बी तो केवल आर रेडियस में, पाई आर स्क्वायर के टी, और टाइम का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में क्या वन आ गया, तो और यहाँ पे टू पाई एक्स, यहाँ पे एक्स ही आएगा, यहाँ तो आपका एक्स बड़ा है ना आर से, तो यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल वन बाई एक्स आ जाएगा, और ई का एक्स वर्सेस ग्राफ ऐसा आ जाएगा, पहले ये दिस एक्स इक्वल टू आर, फिर ये ग्राफ डिक्रीज करेगा लाइक दिस, सो ई का एक्सप्रेशन भी और ग्राफ भी, फिर ई का एक्सप्रेशन इन द ग्राफ, एंड यू सी स्टूडेंट्स कि one important thing to be noticeable here is what, it is कि the place where magnetic field is not present outside the loop, even electric field is generated at that place, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे भी जनरेट हो रही है, राइट। अब अगर कभी इसके डायरेक्शन से रिलेटेड पूछ दिया जाए, तो आपको बिल्कुल वही लेंज लॉ से करना है, जैसे मैंगल बी अंदर की ओर है, मैंगल बी किस ओर है, अंदर की ओर, और टाइम के साथ मैंगल बी इंक्रीज हो रही है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन ऐसा डेवलप होगा ईएमएफ का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट विल ट्राई टू डिक्रीज दैट फील्ड। तो अगर अंदर की ओर की फील्ड इंक्रीज हो रही और इस फील्ड को डिक्रीज कराना है, तो फील्ड बाहर की ओर जनरेट करानी होगी, करेंट इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर जनरेट करानी होगी, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कराना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करानी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज, पोटेंशियल डिफरेंस भी एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कराना होगा, आप उससे इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो, राइट। नाउ से स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में या इसमें ईएमएफ में, फिर देन यू विल सी कि जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जस्ट ए मोमेंट, हाँ, इसके बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता कि आपको किसी कॉइल का सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना। मैं कल तरीका था, तो जिस कॉइल का भी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना बोलेंगे, आप उसमें करंट आई लो, उसके ड्यू टू उसकी एक टर्न की मैंगल बी निकालो, उसके सारे टर्न्स की मैंगल बी निकालो, फिर सारे टर्न्स की मैंगल बी निकालने के बाद
आप उसके एरिया से मल्टीप्लाई करो, 1 टन का फ्लक्स सारे टर्न्स के एरिया से मल्टीप्लाई करो, सारे टर्न का फ्लक्स, उसे LI के इक्वल कर दो, L आ जाएगा। M में अगर वो लोग बोलते हैं 2 कॉइल्स हैं और दोनों कॉइल्स का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, तो अगर आपकी कॉइल्स इक्वल साइज की हैं, किसी एक को भी प्राइमरी ले लो, उसमें करंट I ले लो, उससे उसकी मैग्नेट B निकालो और उस मैग्नेटिक फील्ड B को दूसरी कॉइल से पास कराओ, उसका फ्लक्स निकालो, फ्लक्स को MI के इक्वल कर दो। लेकिन का अगर कॉइल्स का साइज अनइक्वल है, तो छोटी वाली कॉइल को प्राइमरी कॉइल लो, बड़ी वाली कॉइल को बड़ी वाली कॉइल को प्राइमरी कॉइल लो, उसके ड्यू टू मैग्नेट B निकालो, छोटी वाली कॉइल का फ्लक्स निकालो, उसे MI के इक्वल कर दो, I से I कैंसिल होगा और M की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आंसर 0 भी आ सकता है। M का फ्लक्स का लिंक होना जरूरी है। एक कॉइल ऐसे और एक कॉइल इस तरीके से, आप देखो, अगर आप इनमें किसी को भी प्राइमरी लोगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सिस के अलॉन्ग होगी और दूसरी कॉइल का एरिया उसके परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स, एक कॉइल में करंट I लोगे, उसकी मैग्नेट B निकालोगे, तो दूसरी कॉइल का उससे फ्लक्स क्या आएगा? 0। तो इस केस में M दोनों के बीच का क्या होगा? 0। और इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 होता है जब दोनों कॉइल्स एक दूसरे के पैरेलल हो, और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू जो है, अगर दोनों कॉइल्स के बीच का कुछ और एंगल है, तो अकॉर्डिंगली कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K जो होगा, अकॉर्डिंगली क्या होगा? चेंज होगा। इज दैट क्लियर? मतलब जनरली क्वेश्चन आपसे किसी और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू के लिए नहीं पूछेंगे। अगर एरिया वेक्टर पहला, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा? 0 होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन सी, इसमें L और M के बाद जो इसमें EMI में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी रिकॉल करके आपको बताता हूँ एक बार। उसके पहले ये देखोगे, क्लासिकल मैग्नेटिज्म में पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, कौन सा सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की ओर रिपेल होगा, कौन सा वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग की ओर अट्रैक्ट होगा, किसके अंदर मैग्नेट बी काफी ज्यादा डेवलप होगी, सेम डायरेक्शन में डेवलप होगी, किसमें कम डेवलप होगी बट सेम डायरेक्शन में डेवलप होगी, किसमें अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगी, किस सब्सटेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, किसके ऊपर नहीं होगा। और रिपीटेडली ये क्वेश्चन और पूछा गया आपको, ससेप्टिबिलिटी और परमिबिलिटी दोनों की वैल्यूज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए याद रखनी होंगी। वो ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक डेटा है, मतलब किसकी वैल्यू 0 से कम, 0 से ज्यादा, ठीक ना, किसकी वैल्यू बहुत हाई, किसकी वैल्यू लो, परमिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, दोनों की वैल्यूज तीनों टाइप के सब्सटेंस के लिए। एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी है और मैंने अपने क्लासरूम में भी वो टेबल कराई है, तो आपको वो उस टेबल से बस याद रखना कि इनकी वैल्यूज। और जो परमानेंट मैग्नेटिज्म में आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोअर्सिविटी, ग्राफ में देखना, कोअर्सिविटी, रिटेंटिविटी और हिस्टेरिसिस, ग्राफ का एरिया ज्यादा मींस कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की ड्यूरिंग ज्यादा हीट जनरेट होगी, और हिस्टेरिसिस लूप का एरिया कम, तो कम जनरेट होगी, राइट। और जो है कि एक मैग्नेट के जो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स हैं, लाइक एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट M, तो बिल्कुल आपको डाइपोल की तरह लेना है, एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, वही K की जगह आ जाएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? म्यू नॉट बाई 4 पाई। मैग्नेटिक B एक्सिस के अलोंग ज्यादा कांस्टेंट इनटू 2m बाई r क्यूब, एक्सिस के परपेंडिकुलर ज्यादा कांस्टेंट इनटू m बाई r क्यूब, एक्सिस के अलोंग B m के पैरेलल, एक्सिस के परपेंडिकुलर B m के एंटी पैरेलल। एक मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, वही M B sin थीटा M क्रॉस B, टेंडेंसी भी रोटेशन की वही हुई जो अभी बताया था, और पोटेंशियल दी माइनस ऑफ M डॉट B, पोटेंशियल दी यहाँ पे उसी से निकलेगी। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है जो कि अभी तो मैंने देखा 2-3 साल से नहीं आया, बट आई फील इट्स इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल पॉइंट्स का निकालना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की ओर होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होता नहीं है, डिप पे बेस्ड होता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बी हॉरिजॉन्टल से जितना इंक्लाइंड होगी थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो बीई का एक कंपोनेंट वर्टिकल और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल।
सो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की मैग्नेट बी का, अगर आपने मैग्नेट यहाँ रखा नॉर्थ साउथ, अब देखो यहाँ पे मैग्नेट बी इस ओर है और इसकी मैग्नेट बी इस ओर आएगी। तो जब नॉर्थ अर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ की ओर होगा, जियोग्राफिकल साउथ की ओर, तो न्यूट्रल पॉइंट आएगा एक्सिस के अलोंग, और होगा क्या, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर एक्सिस से, आर डिस्टेंस दूर, इसकी मैग्नेट बी होगी 2m/r³ मी नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m/r³, और वो मैग्नेट बी बीई cos थीटा के इक्वल कर दोगे, बी cos थीटा के इक्वल। तो इंपॉर्टेंट इज व्हाट, उसकी डिस्टेंस निकालना न्यूट्रल पॉइंट की, और निकालना कि जब नॉर्थ पोल मैग्नेट, नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल साउथ की ओर है तो न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस के अलोंग होगा। और अगर मैग्नेट ऐसे रखा होता नॉर्थ साउथ, तो ये मैग्नेट बी इस ओर है और अर्थ की मैग्नेट बी अब ऐसे आती, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे मी नॉट बाई 4 पाई इंटू m/r³ विल बी इक्वल टू व्हाट, बी cos थीटा, और न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। देन सी, इसके बाद स्टूडेंट्स है कि जो आपका किसी अर्थ के कंपोनेंट्स पे बेस्ड है, कि अगर एक एरोप्लेन बीवीएल में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अगर एक एरोप्लेन लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम पे, लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम पे हम यही मान लें कि वेलोसिटी ऑलमोस्ट वर्टिकल है, तो लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे अगर उसके विंग्स होंगे नॉर्थ साउथ, अगर उसके विंग्स नॉर्थ साउथ हैं, तो लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा विंग्स के क्रॉस, क्योंकि लेंथ भी विंग्स की नॉर्थ साउथ के लॉन्ग, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी किसके लॉन्ग है, नॉर्थ साउथ के लॉन्ग, तो कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। इज दैट क्लियर? और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करोगे अर्थ के, तो वेलोसिटी उसके पैरेलल आ गई, तो अगर एरोप्लेन की विंग्स ईस्ट वेस्ट के अलोंग है तभी डेवलप होगा बीवीएल, बी क्या होगा, बीई cos थीटा इंटू बी इंटू एल, नॉर्थ साउथ के लॉन्ग में जीरो ईएमएफ, और एक ट्रेन की एक्सिल के अक्रॉस EMF हमेशा डेवलप होगा, it will always be what perpendicular to the vertical component of magnetic field. So vertical component becomes BE sin theta into velocity of the train into length of the axle. This EMF will always be generated. और एरोप्लेन के विंग्स, एरोप्लेन के व्हील्स वो लोग क्यों बनाते हैं, कंडक्टिंग, या सैटेलाइट्स में भी ऐसा करते हैं कंडक्टिंग, क्योंकि एयर के फ्रिक्शन से उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, तो सडनली अगर एक सरफेस के कांटेक्ट में आएगा और चार्ज लीक, अगर मान लो कि चार्ज उसमें रह गया, तो स्पार्क के ड्यू टू आग लग सकती है, तो जैसे ही वो सरफेस के कांटेक्ट में आएगा और व्हील्स कंडक्टिंग है, तो सारा चार्ज क्या होगा, उसकी अर्थिंग हो जाएगी, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स को जो है कि आपका जो एसी में है, एसी में आप देखोगे कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको VRMS और स्टूडेंट्स में ऐसे करूंगा कि I'll take one more session. Today I'm ending it, right? I'll take one more session, maybe by today's evening. That will not take much time. It will take half an hour. So by today's evening or tomorrow morning. तो उसके उसमें मैं एसी और जो रे ऑप्टिक्स है, what I feel could be most important, I'll tell you all those questions. Already students, so I'm ending this session. Sir, excuse me, sir.